ये अपना यूनिट 1 के PYQ का सेकंड पार्ट है, जिसमें मैं सारे न्यूमेरिकल्स करूँगा। तो इसका सीक्वेंस होगा कि पहले जिस सीक्वेंस में मैंने चैप्टर को कवर किया है, मतलब कि पहले स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स और इलास्टिक क्वेश्चंस या इलास्टिक कांस्टेंट वाले क्वेश्चंस, और उसके बाद प्रिंसिपल प्लेन या मोहर सर्कल वाले क्वेश्चंस। तो अपना स्ट्रेस एंड स्ट्रेन और इलास्टिक कांस्टेंट्स में 3 से लगभग 4 क्वेश्चंस है, और सेकंड प्रिंसिपल प्लेन या मोहर सर्कल में शायद 3 या 4 के आसपास। तो अपना ये क्वेश्चन है 2024 का पार्ट बी। तो ये कहता है कि अ बार ऑफ स्टील हैज़ क्रॉस सेक्शन ऑफ 80 mm by 50 mm एंड 250 mm लॉन्ग इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेशन फोर्स ऑफ 250 किलोन्यूटन। तो हमारा ये मतलब क्यूबॉइड शेप का बार है, जिसका लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट दिया हुआ है, और इस पर एक्सियल कंप्रेशन फोर्स लग रहा है 250 किलोन्यूटन का, और हमको पहले तो उसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है और उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो मैं ये स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि ये जितने भी अपने न्यूमेरिकल्स है फर्स्ट यूनिट में, तो उनके टफनेस लेवल मैं अगर रेट करूँगा तो वो 4/10 होंगे, और वो भी 4 भी इसलिए क्योंकि हमें ना मतलब फार्मूलेस थोड़ा सा पता होना चाहिए, बेसिक फार्मूलेस। और ये वाला तो टफ भी नहीं होता, मतलब देख के नहीं लग रहा टफ भी। तो सारे न्यूमेरिकल्स में 3 पार्ट में करूँगा। तो फर्स्ट पार्ट इज जो सबसे ईजी पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, और वो होगा इसमें हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें जो भी चीज़ें दी हुई हैं उनको नोट कर लेना है और उसका एक डायग्राम बनाना है। तो मैं वो सारी चीज़ें नोट कर लेता हूँ। तो अपना फर्स्ट गिवन हमारा लेंथ है 250 mm, ब्रेथ है 80 mm, और हाइट है 50 मिलीमीटर, और एक्सियल कंप्रेशन फोर्स लग रहा है यहाँ पे। तो एक्सियल कंप्रेशन फोर्स वर्किंग ऑन द मटेरियल दिया हुआ है यहाँ पे 250 किलोन्यूटन का। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, सभी क्वेश्चंस में ना मैंने एक कन्वेंशन डिसाइड किया है कि मैं सभी यूनिट्स को न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर या मेगा पास्कल में लिखूंगा, और अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ी यूनिट है तो उनको गीगा पास्कल में लिखूंगा। और ये सारे क्वेश्चंस में भले यूनिट कोई भी दी हो तो उसमें मिलीमीटर तो ठीक है अपना, और मटेरियल इसको 250 किलोन्यूटन को मैं न्यूटन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 250 इंटू 10⁻³ न्यूटन्स इज इक्वल टू 225 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन्स। ठीक है, तो आप अपना हो गया। अब पॉइजन्स रेशियो एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिख लेता हूँ यहाँ पे जो दिया है। पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल टू 0.3 एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। बस अपना फर्स्ट पार्ट होने वाला है। अब इसमें एक डायग्राम बनाना है बस। तो इसकी लेंथ है 250 mm, ब्रेथ है 80 mm, और हाइट है 50 mm। और इस पर जैसे दिया हुआ है हमें एक्सियल कंप्रेशन फोर्स लग रहा है। एक्सियल कंप्रेशन फोर्स मतलब वो एक्सिस के अलोंग वर्क करेगा, मटेरियल को कंप्रेस कर रहा है ये है कितना 25 किलोन्यूटन का, 250 किलोन्यूटन। तो अपना फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया है। तो मैं फिर से बता देता हूँ कि हमारा जो न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट है उसमें सिर्फ इतना करना है कि जो भी हमें क्वेश्चन में दिया है उसको गिवन करके लिख लेना है और उसका एक रफ डायग्राम बना लेना है। तब रफ डायग्राम क्योंकि स्केल में नहीं बनाया इसको, तो ये रफ डायग्राम है। अब आता है हमारा न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट। अभी सेकंड पार्ट है जो वो होगा मेन पार्ट। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमको इस पर अपनी मतलब सॉल्यूशन में जो मेन कॉपी में कर रहे हैं उस पर नहीं करना है, हमें इसको रफ में करना है। और मतलब रफ में हम गलती कर सकते हैं तो एक से ज़्यादा बार ट्राई कर सकते हैं।
तो स्टार्ट करता हूँ सेकंड पार्ट क्वेश्चन का। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में पूछा क्या है। इसमें चेंज इन वॉल्यूम पूछा है और चेंज इन लेंथ पूछा है। तो इसमें क्या करना है कि हमें देखना है कि जो भी क्वेश्चन पूछा है तो उसमें क्या कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है। जैसे कि हमारा चेंज इन वॉल्यूम पूछा है तो हमें चेंज इन वॉल्यूम का एक फार्मूला पता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वो पढ़ा था कि चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम होता है एक्सियल स्ट्रेन प्लस 2 इंटू लैटरल स्ट्रेन। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम तो पता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो हमें किसी तरह एक्सियल स्ट्रेन पता चल जाए और लैटरल स्ट्रेन पता चल जाए तो हमारा चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा चेंज इन वॉल्यूम का, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे लैटरल स्ट्रेन, एक्सियल स्ट्रेन क्या होता है। एक्सियल स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। हमें ओरिजिनल लेंथ पता है और चेंज इन लेंथ जो है वो तो असल में हमें सेकंड क्वेश्चन में चाहिए चेंज इन लेंथ। तो मुझे लग रहा है इसके लिए पहले तो हमें सेकंड पार्ट क्वेश्चन को करना पड़ेगा चेंज इन लेंथ। तो ठीक है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। एक्सियल स्ट्रेन का एक और फार्मूला होता है। अब मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे हुक्स लॉ एक बार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हुक्स लॉ मतलब सभी क्वेश्चन में लगता ही है कहीं ना कहीं से। तो ये सभी क्वेश्चन में को ट्राई कर लेना चाहिए। तो हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन अपॉन मॉडुलस ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेन हो जाएगा अपना स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अपना हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो दिया हुआ है यहाँ पे, और स्ट्रेस हम निकाल सकते हैं लोड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस। तो ये कर लेंगे तो हमारा स्ट्रेन आ जाएगा, ठीक है। और एक बार स्ट्रेन पता चल गया तो हमें लेंथ पता चल जाएगी, चेंज इन लेंथ पता चल जाएगी, और हमें स्ट्रेन पता चल गया तो हमें लैटरल स्ट्रेन भी पता चल जाएगा उसमें, क्योंकि हमें न्यू पता है। न्यू बारे फॉर्मूले का यूज़ करके कर सकते हैं, क्योंकि लैटरल स्ट्रेन होता है माइनस न्यू इंटू एक्सियल स्ट्रेन। तो ये हमारा मतलब क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड पार्ट हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमने कर लिया रफ में, ठीक है। तो अब हमको सिर्फ अब थर्ड पार्ट करना है क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन का हमारा थर्ड पार्ट है, उसमें सिर्फ इतना करना है कि हमने जो पार्ट रफ में किया है ना, जो हमने रफ में सॉल्व किया उसमें हमें सिर्फ फॉर्मूलेज में वैल्यू रख देनी है। तो इसमें थर्ड पार्ट भी इजी पार्ट है, और इसमें हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, जो भी करना है वो हमें सिर्फ कैलकुलेटर को यूज़ करना आना चाहिए इस पर। तो पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करूँगा, क्योंकि चेंज इन लेंथ हमें पहले निकालनी पड़ेगी। तो हम लिख देते हैं, स्टार्ट करते हैं कि पहले तो मैं सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ। वी नो बाय हुक्स लॉ स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेस इन एक्स एक्सिस एक्सियल स्ट्रेन, यहाँ पे एक्सियल स्ट्रेन है। एक्सियल स्ट्रेन इज इक्वल टू एक्सियल स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अपना एक्सियल स्ट्रेन हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ठीक है, अपना एक्सियल ये जो भी फॉर्मूले उसको मैं ब्रैकेट में कर। तो अपना स्ट्रेस क्या हो गया यहाँ पे, स्ट्रेस हो जाएगा लोड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो दिया हुआ है। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो अपना लोड है जो हमने लिखा हुआ है, लोड 25 इंटू 10 टू पावर 4, 25 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन्स, और एरिया क्रॉस सेक्शन है हमारा 80/50, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 इंटू 10 टू पावर 5। तो यहाँ पे यूनिट्स भी लिख सकते हैं सब क्वेश्चन करने से पहले। मैंने मतलब एक बार में सपोज कर लिया है कि जो भी आंसर लिखना है तो हमने न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर लिया है, तो हमारा आंसर भी न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा। इतना मुझे पता है, तो मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ बार बार। इसका ये फ़ायदा है, मतलब एक कन्विक्शन लेने, क्या बोलते हैं सर, कन्वेंशन। हाँ, कन्वेंशन। अब बस ये वैल्यूज़ को मैं कैलकुलेटर में सॉल्व करके मतलब उसका आंसर लिखना है। तो ये सॉल्व करने पे आ गया कैलकुलेटर में कि 3.125 इंटू 10 टू पावर -4। और जैसे ये हमारा क्या था, एक्सियल स्ट्रेन। तो एक्सियल स्ट्रेन की तो कोई यूनिट होती नहीं है। तो अब हम करते हैं अपना एक्सियल स्ट्रेन आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में पूछा था हमें पूछा गया है कि सेकंड पार्ट में कि चेंज इन लेंथ कितना है। तो हमें पता है कि ये वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे कि वी नो
दैट एक्सियल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ हो जाएगा एक्सियल स्ट्रेन इनटू टोटल लेंथ। तो एक्सियल स्ट्रेन है हमारा 3.125 इंटू 10⁻⁻4 और टोटल लेंथ है 250 मिलीमीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 0.078125। और हमें पता है कि हमने कन्वेंशन लिया था कि लेंथ हमारी मिलीमीटर में होगी, तो आंसर हमें पता है कि मिलीमीटर में आया होगा। तो हमारी ये चेंज इन लेंथ हो गई, आंसर आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें हमें पूछा है चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमने रफ में पहले कर लिया है सेकंड पार्ट में कि हमें पता है कि चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है इस फॉर्मूले से। तो हमारा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम हो जाएगा एक्सियल स्ट्रेन प्लस 2 इंटू लैटरल स्ट्रेन। हम एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे एक्सियल स्ट्रेन तो ठीक है, और लैटरल स्ट्रेन को लिख सकते हैं माइनस पॉइसन रेशियो इंटू एक्सियल स्ट्रेन। तो एक्सियल स्ट्रेन को कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1 - 2 न्यू इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अब हम वॉल्यूम को ट्रांसपोज करेंगे तो अपना हमारा चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा 1 - 2 न्यू। तो एक ब्रैकेट में लिख दिया, दूसरे ब्रैकेट में वॉल्यूम। तो बस हमें अब सारी चीज़ें पता है, एक्सियल स्ट्रेन पता है, पॉइसन रेशियो पता है और ओरिजिनल वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। तो मैं सब कुछ पुट करके कैलकुलेटर में आंसर देता हूँ बस। तो मैं जब इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करने के बाद आ गया 125। तो हमें पता है कि चेंज इन वॉल्यूम पूछा है, और चेंज इन वॉल्यूम तो हमने जैसा कन्वेंशन लिया था कि आंसर तो हमारा मिलीमीटर में आएगा और मिलीमीटर क्यूब में। और एक चीज़ और है जो मैंने मतलब स्टार्टिंग बताई नहीं, जैसा कि यहाँ पे हमें कंप्रेशन फोर्स लग रहा है। तो कंप्रेशन फोर्स में हमने कन्वेंशन में डिसाइड किया था कि जो कंप्रेशन फोर्स होता है उसको नेगेटिव में लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले नेगेटिव साइन ही लगाया होगा, तो आप मतलब नेगेटिव साइन लगा सकते हैं। तो ऐसा और हम जब नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर भी लास्ट में नेगेटिव आ जाएगा। तो और वो नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा कि हमारा जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हुआ है एक्चुअली। तो चेंज इन वॉल्यूम आ गया, इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ। अब सेकंड न्यूमेरिकल है अपना 2023 का पार्ट बी। इसमें बोला है कि अ बार ऑफ 30 mm by 30 mm by 250 mm long is subjected to a pull of 19 kN in the direction of its length. The extension of the bar was found to be 0.125 mm, while the decrease in each lateral dimension was found to be 0.00375 mm. Find the Young's modulus, Poisson's ratio, modulus of rigidity and bulk modulus for the material of the bar. तो मैं बताता हूँ इसको, मैं पढ़ के तो मुझे फर्स्ट टाइम पढ़ के इसको मुझे कैसा फील हुआ कि देखो यहाँ पे दिया है अ बार ऑफ 30। तो ये तो मतलब आपने क्यूबॉइड की डायमेंशन दी है, चलो ये तो सही है। और इस सब्जेक्टेड टू अ पुल ऑफ 90 kN इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ। तो इससे हमें पता चला कि पुल से पता चला कि हमें टेंसाइल फोर्स लग रहा है और अलॉन्ग इट्स लेंथ मतलब एक्सियल टेंसाइल फोर्स लग रहा है। तो ये सेकंड चीज़ हो गई अपनी। अब द एक्सटेंशन ऑफ द बार वॉज फाउंड टू बी, यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ द बार दिया। तो ये भी चलो हमें तो ये वाला फॉर्मूला याद ही है कि चेंज लेंथ वाला PL/AE। तो इस एक्सटेंशन ऑफ द बार में मुझे मतलब ये तो बहुत ईजी चीज़ है, ठीक है। वाइल द डिक्रीज इन ईच लैटरल डायमेंशन इज फाउंड टू बी, चलो ये डिक्रीज दिया है लेकिन अभी लैटरल डायमेंशन दिया है। तो मुझे मतलब थोड़ा सा फर्स्ट टाइम लगा कि टफ मतलब ईजी से थोड़ा ऊपर लेवल का कि लैटरल डायमेंशन क्या होती है। मतलब पहली बार ऐसा देखा कि लैटरल डायमेंशन का क्या यूज़ होगा इस पे क्वेश्चन में। तो ये हम जब रफ में करेंगे तो ये इसको फाइंड आउट करेंगे। और लास्ट में पूछा है कि अपना यंग्स मॉडुलस, पॉइसन रेशियो, इन सब का फॉर्मूला हमने पहले पढ़ लिया है। तो ठीक है, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर। तो मैंने बेसिकली जो भी दिया था फर्स्ट पार्ट, ये अपना क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम जो गिवन दिया है वो लिखते हैं। तो मैंने सब कुछ लिख दिया है, क्यूबॉइड की डायमेंशन लिख दिया है, हमें पता था कि एक्साइल टेंसर फोर्स लग रहा है तो वो लिख दिया है, किलो न्यूटन में दिया तो हम इसको न्यूटन में कर लेते हैं। तो हो जाएगा 19 × 10⁻³ न्यूटन इक्वल टू 9 × 10⁻⁴ न्यूटन, ठीक है।
हमें दिया था कि एक्सटेंशन ऑफ द बार दिया था 0.125। तो हमें पता है कि क्योंकि यहाँ पे ना एक्सियल टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो जो इंक्रीज़ है वो लेंथ में होगा, और लैटरली हमें जो डिक्रीज दिया हुआ है वो लैटरली दिया है। तो लैटरली से हमें मतलब ये इस पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि लैटरली जब होता है तो वो नेगेटिव साइन आता है उस पर, तो उस पर कंप्रेसर लगेगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव। बस इतना हो गया। अब बस हमें डायग्राम बनाना है इसका। तो मैंने ये डायग्राम बना लिया है। अब इसकी डायमेंशंस लिख देता हूँ जो दी हुई हैं। अब इस पर एक्सियली 19 किलो न्यूटन का टेंसाइल फोर्स लग रहा है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। इसमें हमको सिर्फ फर्स्ट पार्ट करने के लिए एक ही चीज़ मतलब स्किल आनी चाहिए, हमें क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, बस सिर्फ इतना। अब आता है अपने न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट, जो कि सेकंड पार्ट हम रफ में करेंगे। तो सेकंड पार्ट में करने के लिए हम पहले देखते हैं क्वेश्चन में कि हमको एक्चुअली में पूछा क्या है। तो हमें यंग्स मॉडुलस, पॉइसन रेशियो ये सब पूछा है। तो देखते हैं क्या इसके कुछ मतलब कोई फार्मूला वर्क कर रहा है इसके लिए जो हमें पता हो। तो हमें यंग्स मॉडुलस का क्या फार्मूला था। यंग्स मॉडुलस होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेस तो नॉर्मल स्ट्रेस हो जाता है लोड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमें लोड पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, और स्ट्रेन हो जाता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो हमें वो दोनों भी दिया हुआ है क्वेश्चन पे, तो ये तो हो जाएगा अपना। अब उसी तरह से पॉइसन रेशियो, पॉइसन रेशियो होता है लैटरल स्ट्रेन अपॉन एक्सियल स्ट्रेन। तो लैटरल स्ट्रेन होता है चेंज इन ब्रेथ या चेंज इन हाइट अपॉन ओरिजिनल हाइट। तो ये दोनों तो दिए हुए हमें, और एक्सियल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ दिया है, ये भी दिया। तो ये तो सेकंड जो क्वेश्चन हो जाएगा। अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस। अब क्या है कि हमने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस का हमने मतलब फार्मूला अच्छे से पढ़ा है कि इसका एक फार्मूला है जिसमें हमें सिर्फ ई एंड न्यू का यूज़ होता है। हमने ई डिराइव कर मॉडुलस ऑफ एक मिनट क्या बोलते हैं इसको, हाँ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये अपने अभी निकालेंगे यहाँ से, और न्यू तो हमको दी हुई है, नहीं न्यू भी हम निकाल लेंगे क्वेश्चन में सॉल्व करके, तो हमारे ये दोनों भी हो जाएंगे। तो बस अपना क्वेश्चन फिर फिनिश हो गया। बस तो अपना क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो आप चाहें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, या आप चेक कर सकते हैं कि आंसर क्या आएगा, ताकि आप अपना आंसर साथ में करके मैच कर लें। फिर अपना न्यूमेरिकल का हम लास्ट पार्ट करते हैं। इसमें हमें सिर्फ ये करना है कि जो हमने सेकंड पार्ट में डिसाइड किया है वो फॉर्मूलेस, और हमको कैलकुलेटर का यूज़ करना है। तो अपना फर्स्ट चीज़ पूछी थी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। तो हम लिख देते हैं वी नो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेन अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन। आप इसको पूरा नॉर्मल करके मतलब स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला हमें सारे ब्रैकेट में कर देते हैं उसे। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस हो जाएगा लोड अपॉन एरिया, और स्ट्रेन हो जाएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो मैंने सारी वैल्यूज लिख दी और मैंने उसको कैलकुलेटर में पुट कर दिया। तो मेरा आंसर आ रहा है 2 के आगे 5 zeros, मतलब 2 × 10⁵। तो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया 2 × 10⁵। और हमने जैसे कन्वेंशन में डिसाइड किया था कि न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, तो हमारा पता है कि आंसर उसी में आया होगा, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। उसको चाहो तो मेगा पास्कल भी लिख सकते हैं, मेगा पास्कल। तो बस ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब करते हैं सेकंड पार्ट, जिसमें हमें पूछा है सेकंड पार्ट में पॉइसन रेशियो के लिए। तो ठीक है, तो हम जानते हैं वी नो दैट पॉइसन रेशियो होता है अपना लैटरल स्ट्रेन अपॉन एक्सियल स्ट्रेन। तो हमें पता है लैटरल स्ट्रेन होता है, देखो यहाँ पे लैटरल स्ट्रेन चेंज इन ब्रेथ, या तो चेंज इन ब्रेथ करो या चेंज इन हाइट, क्योंकि दोनों इक्वल हैं हमारे, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे चेंज इन ब्रेथ। ठीक है, तो चेंज इन ब्रेथ अपॉन ओरिजिनल ब्रेथ अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो मैंने वैल्यूज पुट करी और उसको न्यूमेरिकल में सॉल्व करा, तो हमारा न्यू आया, न्यू इज इक्वल टू 0.25।
तो बस हमारा दो कॉन्स्टेंट्स और फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे। एक तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड कर रहे हैं, तो उसका इक्वेशन यूज़ करेंगे जो आपने पढ़ी थी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की। ट्रस्ट करो, ठीक है। तो जी के लिए इक्वेशन बन जाएगी जी की टर्म्स में E/2 1 + ν। तो बस हम वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें और आंसर आ जाएगा। वैसे सेकंड के लिए भी पहले कर देता हूँ, फिर लास्ट में वैल्यूज पुट करूँगा। मतलब लास्ट पार्ट अपना इसमें हमें फाइंड करना है। और मैं फालतू में यहाँ पे पार्ट्स में लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही क्वेश्चन है, पार्ट्स में नहीं दिया हुआ है। एक साथ लिख सकता, वी नो दैट k = 1 - 2 ν और यहाँ पे ये होगा, तो k की टर्म्स में आ जाएगा E/3 1 - 2 ν। तो बस मैं इसमें सारे वैल्यूज पुट कर देता हूँ और कैलकुलेटर से आंसर लिख देता हूँ। तो मैंने वैल्यूज पुट करके कैलकुलेटर से आंसर डिराइव कर दिया है सबका जी एंड के का। तो हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2020 का पार्ट सी। तो इसमें तो यहाँ पे एक्चुअली ना बारिश होने लगी है, तो हो सकता है आपको थोड़ा आवाज़ थोड़ी अलग, मतलब बारिश की आवाज़ आए बैकग्राउंड में। तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। अ स्टील क्यूब ऑफ 50 mm साइड इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 10 kN tension, 1.5 kN compression and 7.5 kN tension along x, y and z direction respectively. Determine the change in the volume of the block. एक E and 1/m। तो मैं बताता हूँ क्वेश्चन पढ़ के मुझे क्या समझ में आया। देखो, तो यहाँ पे दिया हुआ है हमको एक स्टील क्यूब दी हुई है जिसके एक साइड दी हुई है। तो हमें पता चल गया उसकी डायमेंशन क्या है मटेरियल की। और सेकंड हमें एक टेंसाइल फोर्स दिया हुआ है, कंप्रेसिव फोर्स दिया है, और ये टेंसाइल फोर्स x, y एंड z डायरेक्शंस में जो लोड्स लग रहे हैं तो वो हमें पता चल गया। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है। मतलब हमें चेंज इन डेल्टा वी फाउंड करना है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। और हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दी है और 1/m का मतलब होता है न्यू। इसको न्यू या 1/m कहते हैं पॉइसन रेशियो को। तो ये हो गया 0.3। तो मैंने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। मतलब जो हमको इन्फॉर्मेशन दी थी वो मैंने सब लिख लिया है। साइड अपना 50 मिलीमीटर एंड फोर्स जो एक्टिंग पे, फोर्स जो क्यूब पे एक्ट कर रहे हैं एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शंस पे, वो लिख लिए। तो इस क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है क्योंकि हमें ना इस पर सिर्फ एक ही फार्मूला यूज़ हो रहा है और हमारा आंसर आ जाएगा उस एक फार्मूले से। तो हमने जैसे कन्वेंशन डिसाइड किया था 10 kN को, सबको मैं न्यूटन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो हो जाएगा 10⁴ न्यूटन्स। एक चीज़ है ना, जैसे और टेंशन को हम पॉजिटिव लेते हैं और कंप्रेशन को नेगेटिव लेते हैं, ये भी डिसाइड किया था कन्वेंशन में। तो जो जगह 5/00 न्यूटन्स नेगेटिव में, और ये हो जाएगा 7/00 न्यूटन्स। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को भी न्यूटन में कर लेता हूँ। तो ये है 200 kN/mm²। तो किलो न्यूटन को लिख सकते हैं जगह 2 × 10⁵ Nm/mm²। तो मैंने ये अपना क्यूब का डायग्राम बना लिया है और हमको ये लोड्स लग रहे हैं कुछ इस तरह। जैसे इसको मैं इन सब की वैल्यूज़ लिखने की जगह मतलब लिख देता हूँ, इसका सिंबल ले लेता हूँ। मान पी का मतलब यहाँ पे लोड है, लोड इन एक्स एक्सिस, लोड इन वाई एक्सिस, लोड इन जेड एक्सिस। तो मैंने ना अपने फर्स्ट वीडियो में आपको ये स्ट्रेन इन एक्स, स्ट्रेन इन वाई एंड स्ट्रेन इन जेड एक्सिस का फॉर्मूला बताया था। तो हमें पता है कि एक चीज़ तो पता है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होगा वो होगा स्ट्रेन इन एक्स प्लस स्ट्रेन इन वाई प्लस स्ट्रेन इन जेड एक्सिस। ठीक है, तो इन फॉर्मूलेस को सभी को ऐड कर देंगे तो हमारा ये वाला फार्मूला आ जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, ये फार्मूला आ जाएगा। तो बस यही फार्मूला यूज़ करके हमें आंसर निकालना है। मैं ये फार्मूला लिख दिया है यहाँ पे। और एक चीज़ है यहाँ पे, अगर कोई मतलब गलती कर सकते हैं क्योंकि मैंने भी ये वाली गलती करी थी क्योंकि हमको ना ये जो अपना मटेरियल है इधर पे लोड्स लग रहे हैं। एक्चुअली दिया है कि फोर्स लग रहा है यहाँ पे,
हमको फोर्स दिया है और ये फॉर्मूले पे हमको यहाँ पे स्ट्रेस पुट करना है, तो हमको स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। तो स्ट्रेस हो जाता है कि लोड अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन, क्योंकि अच्छी बात है कि यहाँ पे क्यूब है तो क्रॉस सेक्शन सबके लिए सिमिलर है, तो मैंने ये इसकी वैल्यू पुट कर दी है। तो हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है इस केस पे। मैंने सारी वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेटर में सॉल्व किया यहाँ पे। तो एक चीज़ है कि एरिया क्रॉस सेक्शन है, ये एरिया क्रॉस सेक्शन हो जाएगा 50 × 50 तो 2500, ठीक है। तो अपना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये आ गया। हमें पता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁻⁶। तो चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा 4 × 10⁻⁻⁶, और वॉल्यूम यहाँ पे जाके 50 × 50 × 50। चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू, और इसको मैंने सॉल्व किया कैलकुलेटर में, तो आंसर आ गया 0.5। अब हमको पता है कि हमने जैसे कि कन्वेंशन क्या बोलते हैं उसको, कन्वेंशन में कि हमको लेंथ मिलीमीटर में लेना है, तो ये हमें पता है कि आंसर मिलीमीटर में आया होगा। और क्योंकि ये वॉल्यूम है तो इसलिए यहाँ पे क्यूब का साइन आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया फाइनली। तो ओवरऑल हमारा क्योंकि पॉजिटिव साइन है यहाँ पे, तो हमें पता चल रहा है कि 0.5 मिलीमीटर क्यूब से 0.5 क्यूबिक mm से इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 2019 का बी पार्ट। इसमें बोला है कि अ 2 मीटर लॉन्ग बार इज 30 mm वाइड एंड 15 mm थिक विच इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल ऑफ 35 kN इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ। कैलकुलेट द चेंजेस इन इट्स डायमेंशन एंड वॉल्यूम इफ 1/m इज इक्वल टू 0.2 एंड ई दिया हुआ है। तो मैं बताता हूँ ये देख के मुझे क्या समझ में आ रहा है। देखो हमें दी है लेंथ, एक बार है जिसकी हमें तीनों डायमेंशन दी है, तो चलो तो ये तो ठीक है। और विच इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल ऑफ, तो हमें एक्सियल पुल मतलब एक्सियल पुल होगा टेंसाइल पुल, तो हमें दिया है टेंसाइल और टेंसाइल फोर्स, यहाँ पे टेंसाइल फोर्स 35 kN का, एक्सियल टेंसाइल फोर्स क्योंकि वो लेंथ के अलॉन्ग है, तो एक्सियल टेंसाइल फोर्स दिया है। अब हमको पूछा है कैलकुलेट द चेंजेस इन इट्स डायमेंशन एंड वॉल्यूम, तो हमें इससे समझ में आ रहा है कि चेंजेस इन इट्स डायमेंशन, तो चेंज इन लेंथ, चेंज इन ब्रेथ एंड चेंज इन हाइट फाइंड करनी है, और चेंज इन वॉल्यूम भी फाइंड करना है। तो ठीक है, तो पहले हम करेंगे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमको जो दिया है वो लिख ले। तो मैंने फर्स्ट पार्ट इसमें कर लिया है, जिस पे मैंने जो सारी इन्फॉर्मेशन लिख ली और यूनिट्स को मिलीमीटर पर न्यूटन पर मिलीमीटर न्यूटन और मिलीमीटर में कर लिया है और डायग्राम बना दिया यहाँ पे। अब हम करते हैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जो कि हमको सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट, जो कि हमें रफ में करना है। तो हमें देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। हमको पूछा चेंज इन डायमेंशन और चेंज इन वॉल्यूम पूछा है, चेंजेस इन डायमेंशन एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो चेंज इन डायमेंशन मतलब चेंज इन लेंथ देखते हैं पहले। चेंज इन लेंथ का क्या फॉर्मूला हो सकता है? देखो चेंज इन लेंथ का तो हमें तो सबसे मतलब जो मैंने बताया था, जो मेरा फेवरेट फॉर्मूला है PL/E जो सब में काम करता है, तो चाहे तो इससे चेंज इन लेंथ निकालेंगे। और उसी तरह चेंज इन ब्रेथ एंड चेंज इन थिकनेस का फॉर्मूला भी इससे निकाल सकते हैं, थिकनेस या हाइट का, यहाँ पे लेंथ की जगह ब्रेथ, लेंथ की जगह हाइट डाल के, ठीक है। या तो एक तो ये तरीका हो गया। और चेंज इन वॉल्यूम कैसे करेंगे? चेंज इन वॉल्यूम हमें पता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इस पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला लगेगा, जो कि हमें पता है कि एक्सियल स्ट्रेन प्लस 2 × लैटरल स्ट्रेन, और ये होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम के, तो इससे हमारे चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि हमको ना एक्सियल स्ट्रेन भी निकालना पड़ेगा अलग से और लैटरल स्ट्रेन भी निकालना पड़ेगा। अगर किसी ने मेरे एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें मैंने बताया ये फॉर्मूला डिराइव करके, तो मैं फिर से बता देता हूँ कैसे आता है। हमको पता है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो स्ट्रेन हो जाएगा स्ट्रेन अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेन को लिख सकते हैं प्रेशर अपॉन एरिया, स्ट्रेन को लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये हो तो अपना नहीं इधर पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा और यहाँ पे स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेन, हाँ स्ट्रेन, अब सही हो गया। तो ये आगे जाके हो जाएगा L ऊपर PL/E।
P इंटू L एक्चुअली हो जाएगा ये नहीं, यहाँ पे तो E और चेंज इन लेंथ, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ और E की प्लेस को मतलब पोजीशन को ट्रांसपोज कर देंगे तो आ जाएगा हमारा चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू PL अपॉन AE। बस यही है। तो अब चाहो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आप वेट कर, क्योंकि मैंने सब बता दिया है कि कैसे फाइंड करना है, तो नहीं तो आप वेट कर सकते हैं, मतलब सिर्फ अपना आंसर चेक करने के लिए। अब हमारे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो सबसे पहले तो हम चेंज इन लेंथ निकाल लेते हैं। तो वी नो दैट चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू PL अपॉन AE। बस इसमें वैल्यू पुट करना है। तो मैंने वैल्यूज पुट के सॉल्व किया तो मेरा आंसर आ गया 0.7407। तो चेंज इन लेंथ है हमारा 0.7407 mm। अब हमें चेंज इन ब्रेथ एंड चेंज इन थिकनेस एंड चेंज इन वॉल्यूम चाहिए। तो इसको कंटिन्यू करने का हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो जैसे मैंने पहले बताया कि हमने चेंज इन लेंथ निकाली ना, तो यही फॉर्मूला हम ब्रेथ और थिकनेस के लिए यूज़ करेंगे। बस इसमें यह है कि जब एरिया एरिया क्रॉस सेक्शन करेंगे तो ब्रेथ के लिए तो हमारा क्रॉस सेक्शन डिफरेंट हो जाएगा, और जब थिकनेस के लिए करेंगे तो क्रॉस सेक्शन डिफरेंट हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमें फिर से डिराइव करना पड़ेगा एक्सियल स्ट्रेन एंड लैटरल स्ट्रेन। तो इसका दूसरा तरीका मैंने सोचा है कि इसको हम एक्सियल स्ट्रेन और लैटरल स्ट्रेन को पहले डिराइव कर लेते हैं और उसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम चेंज इन ब्रेथ एंड चेंज इन हाइट निकाल लेंगे। तो मतलब कम लेंथ में हो जाएगा क्वेश्चन। तो हमें पता है कि एक्सियल स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ 0.7407 आ गया और ओरिजिनल लेंथ है इसकी 2000। तो ये आ गया अपना एक्सियल स्ट्रेन आ गया। अब हमको लैटरल स्ट्रेन का भी फॉर्मूला पता है कि लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू माइनस न्यू इंटू एक्सियल स्ट्रेन, और न्यू हमारा यहाँ पे 0.2 है, माइनस 0.2 इज इक्वल टू एक्सियल स्ट्रेन। तो ये हमारा लैटरल स्ट्रेन आ गया। अब हमको पता है कि लैटरल स्ट्रेन होता है चेंज इन ब्रेथ अपॉन ओरिजिनल ब्रेथ, या चेंज इन हाइट या चेंज इन थिकनेस अपॉन एक्चुअल थिकनेस। तो इसी फॉर्मूले से हमारा चेंज इन ब्रेथ हो जाएगा एक्सियल स्ट्रेन इनटू टोटल ब्रेथ, और चेंज इन थिकनेस हो जाएगा एक्सियल स्ट्रेन इनटू टोटल थिकनेस। तो वैल्यूज पुट करने के बाद मेरा ये आंसर आ रहा है। अब लास्ट पार्ट है अपना हमको पता है कि चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना। तो उसके लिए हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे एक्सियल स्ट्रेन प्लस 2 इंटू लैटरल स्ट्रेन। और अच्छा हमने इस तरीके से हमें दोनों चीज़ें पता है, एक्सियल स्ट्रेन भी निकाली और लैटरल स्ट्रेन भी पता चल गया। तो हम चेंज इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन एक्सियल वॉल्यूम 2 इंटू लैटरल स्ट्रेन। V को ट्रांसपोज करेंगे वॉल्यूम को, तो चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा हमारा, ये एक जगह लिख लेते हैं उसको, 2 लैटरल स्ट्रेन इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद मेरा भी फर्स्ट पार्ट का आ रहा है 2.22 180 इंटू 10⁻⁻⁴। ये तो हो गया फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन। और ये वॉल्यूम निकालेंगे तो 1000 इंटू 15 इंटू 30 हो जाएगा। एक मिनट। तो ये सॉल्व करने के बाद आंसर आया 1.199.962, जो अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं इसको 200 के इक्वल। हमें पता है कि चेंज इन वॉल्यूम है तो इसका यूनिट होगा मिलीमीटर क्यूब। तो फाइनली चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 200 मिलीमीटर क्यूब। क्योंकि पॉजिटिव है तो मतलब वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ होगा। बस स्ट्रेस स्ट्रेन वाले सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हमारा फाइनली 2-3 क्वेश्चन बचे हैं प्रिंसिपल प्लेन वाले। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल प्लेन के ऊपर।
तो ये है 2022 का फर्स्ट ए पार्ट। तो इसमें बोला गया है कि एट अ पॉइंट इन एन इलास्टिक मटेरियल अंडर स्ट्रेन देयर आर नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ 60 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर एंड 40 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर जो कि टेंसाइल है रिस्पेक्टिवली एट राइट एंगल्स टू इच अदर विद पॉजिटिव सीरिंग स्ट्रेस ऑफ 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। फाइंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड द पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन्स एंड मैक्सिमम स्ट्रेस एंड इट्स प्लेन। तो मैं बताता हूँ इससे पढ़ के मुझे क्या समझ में आ रहा है। तो हमें बोला, क्वेश्चन में बोला कि एक पॉइंट पे जो कि एक इलास्टिक मटेरियल पे है अंडर स्ट्रेन, हमें तो सिंपली पता चल गया कि हमें नॉर्मल स्ट्रेस पता चल गए जो कि दोनों टेंसाइल है, मतलब कि दोनों पॉजिटिव होंगे एट राइट एंगल्स टू इच अदर और पॉजिटिव शेयरिंग स्ट्रेस दिया हुआ है। तो अब हमको फाइंड करना है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड करने हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मतलब मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और उसकी पोजीशन फाइंड करनी है ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। तो मतलब उसका कौन से एंगल पे है ये फाइंड करना है, मतलब और इसका तो फॉर्मूला हमारे पास। और सेकंड चीज़ है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फाइंड करनी है और उसका प्लेन फाइंड करना है। तो ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर लिया है, मतलब जो दिया था वो गिवन करके लिख दिया और डायग्राम भी बना लिया यहाँ पे। तो अब करते हैं सेकंड पार्ट क्वेश्चन का रफ में। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो भी हमारा ये जो क्वेश्चन है ना, तो इसका डिफ़िकल्टी लेवल में 4/10 बोलूँगा, क्योंकि और वो भी 4/10 भी इसलिए क्योंकि इसका हमें फार्मूला पता होना चाहिए, और फार्मूला नहीं पता तो 10/10 हो जाएगा डिफ़िकल्टी। वैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगर फार्मूला हमें पता हो तो ठीक है। तो देखते हैं कि हमको यहाँ पे पूछा क्या है। हमें बोला है कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड द पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। तो हमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हमने पढ़ा था कि σ1 एंड σ2, इसका कोई फार्मूला है क्या? हाँ ये पढ़ा है हमने कि एक C+R एंड C-R होता है। तो क्या यहाँ पे C और सेंटर और रेडियस फाइंड करना होगा। तो सेंटर और रेडियस हम इजीली फाइंड कर सकते हैं σx एंड σy के हेल्प से फार्मूला लगा के। तो यह हमारा ये आ जाएगा। और प्रिंसिपल प्लेन का एंगल हम फाइंड करना है, तो उसका भी फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है 2tan थीटा p स्ट्रेस इन xy, ये हाफ है, और सिग्मा एक्स। ये सब मैं अच्छे से बाद में लिख दूंगा, अभी तो सिर्फ मैं रफ के लिए कर रहा हूँ, मतलब चेक करने के लिए क्या हो सकता है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा इस तरह से हमारे क्वेश्चन का। और सेकंड पार्ट पूछा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो हमें पता है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मोहर सर्कल के रेडियस के इक्वल होता है। तो रेडियस हम यहाँ से पहले निकालेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में, और उसका प्लेन फाइंड करना है। तो हमें पता है कि प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर, मैंने अपने थर्ड वीडियो में ये बताया है सारे फॉर्मूले, लेकिन फिर उससे यहाँ पे बता देता हूँ कि प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर होता है प्रिंसिपल प्लेन प्लस 45 डिग्री के डिफरेंस पे या 135 डिग्री के डिफरेंस पे। तो हम 45 डिग्री वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो मैंने मतलब बता दिया कि सब कुछ कैसे होगा। ये एक तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में मेन कॉपी में ये सब लिख के और कैलकुलेटर से सॉल्व करके आंसर लिखूंगा। और एक चीज़ और है कि जब भी प्रिंसिपल स्ट्रेस या मोहर सर्कल, प्रिंसिपल प्लेन या मोहर सर्कल वाले क्वेश्चन आते हैं, तो हमको ना वो टेंसर या मैट्रिक्स बना लेनी चाहिए, तो थोड़ा सिस्टमेटिक हो जाता है। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे 2 डायमेंशन पे लग रहे हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेस ही अंडर अ 2D सिस्टम is represented in टेंसर या मैट्रिक्स, उसको बोल सकते हैं टेंसर या मैट्रिक्स फॉर्म एस। तो इसका 2D का स्ट्रेस टेंसर हो जाएगा। मैंने तो स्ट्रेस टेंसर भी बताया हुआ है, लेकिन अगर फर्स्ट बार आप पढ़ रहे हैं तो इस पर मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे स्ट्रेस इन एक्स एक्सिस लिखते हैं और स्ट्रेस इन यहाँ पे वाई वाई, और यहाँ पे शियर स्ट्रेसेस लिख देते हैं स्ट्रेस टेंसर पे। और यहाँ पे वैसे तो क्वेश्चन पे नहीं दिया था कि कौन सा एक्स है कौन सा वाई है, मैंने सिर्फ एज्यूम कर लिया अपने हिसाब से, क्योंकि बोला है ना एज्यूम सुचेबली एनी मिसिंग डाटा, तो मैंने एज्यूम करके लिख दिया ऐसा। तो बस अब कुछ नहीं है, जैसा कि अपने को प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाल लेते हैं, तो उसके लिए पहले सेंटर और रेडियस निकालना पड़ेगा। तो we know
सेंटर सी, ये मोहर्स सर्कल के लिए, मोहर्स सर्कल का सेंटर है, तो चाहो तो लिख सकते हो सेंटर ऑफ मोहर सर्कल का इसका बनता है फॉर्मूला सिग्मा स्ट्रेस इन एक्स प्लस स्ट्रेस इन वाई अपॉन 2। तो ये हो जाएगा स्ट्रेस इन, इसको मैं वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो ये अपना 60 एंड वाई क्या था 40 और ये 20 और 20 और सब कुछ पॉजिटिव है, टेंसाइल एंड पॉजिटिव स्ट्रेस, तो ये आ जाएगा 60 + 40 अपॉन 2 इज इक्वल टू 50। ये आ गया हमारा 10, ये मेगा पास्कल में होगा वैसे। अब इसी तरह रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस आर हो जाएगा अपना, रेडियस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस इन एक्स माइनस स्ट्रेस इन वाई अपॉन 2 और स्ट्रेस इन एक्स वाई का होल स्क्वायर। सिक्सटी माइनस 40 और 20 का स्क्वायर, और ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 22.36। तो बस अपना फिर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज इक्वल टू सी प्लस आर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज इक्वल टू सी माइनस आर। C plus R is equal to 50 plus 22.36 and 50 minus 22.36 is equal to 72.36 megapascal and 27.64 megapascal। इसको भी मैं ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ। अब एंगल ऑफ प्रिंसिपल प्लेन का फॉर्मूला लिखता हूँ, ये भी मैंने बता दिया था थर्ड वीडियो पे, लेकिन फिर से लिख देता हूँ कि ये होता है बेसिकली हाफ tan इनवर्स 2 इंटू सीयर स्ट्रेस इन एक्स वाई अपॉन सीयर स्ट्रेस इन एक्स माइनस सीयर स्ट्रेस इन वाई। तो हो जाएगा हाफ tan इनवर्स अपना 40/20, तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 31.71 डिग्री। और ये हमें पता है कि हमेशा जो प्रिंसिपल प्लेन होते हैं तो वो दो होते हैं और वो उनके बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। तो सेकंड वाला हो जाएगा, इस पे 90 डिग्री प्लस करेंगे तो 31.71 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 31.71 डिग्री एंड 121.7 डिग्री। तो ये आ गया हमारा लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। और इसी तरह से हमको पता है जो लोकेशन ऑफ मैक्सिमम शियर होता है, पहले तो हाँ चलो लोकेशन ऑफ मैक्सिमम शियर बताते थे। लोकेशन ऑफ मैक्सिमम शियर प्रिंसिपल प्लेन के हमेशा 45 डिग्री पर होता है, ठीक है। तो अपना प्रिंसिपल प्लेन अगर 31.71 डिग्री है तो इसको 45 डिग्री पर हो जाएगा 76.71 डिग्री, ठीक है। इसको लिख सकते हैं सर स्ट्रेस का एंगल 76.71 डिग्री, उसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। अब लास्ट में एक चीज़ बची है कि हमको पूछा था मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो हमें पता है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है वो मोहर सर्किल के रेडियस के इक्वल होता है। इसी में मैंने बताया कि सेम ही कॉपी में कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है मोहर सर्किल के रेडियस के इक्वल होता है। तो अपना मैक्स शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू द रेडियस, और हमारा रेडियस है 22.36 जो कि मेगा पास्कल या न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो कंप्लीट हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है मतलब इस वीडियो का और फर्स्ट अपनी यूनिट का। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये सर्कुलर 60 वाले क्वेश्चन मैंने जिसमें कंबाइंड बेंडिंग एंड कंबाइंड टॉर्सन लग रहा है वो मैं मतलब लास्ट में करूँगा जब अपनी सभी यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगी। उसके लिए पहले बेंडिंग और टॉर्सन, हमको प्योर बेंडिंग एंड प्योर टॉर्सन पता होना चाहिए इसलिए। तो ये अपना क्वेश्चन है अपना 2023 का फर्स्ट। इसमें बोला गया है कि द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट अ पॉइंट इन अ बार आर 200 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर एंड 100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। डिटरमाइन द रिजल्टेड स्ट्रेस इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड 60 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ऑल्सो डिटरमाइन द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द शियर स्ट्रेस इन द मटेरियल एट द पॉइंट। तो ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि ये पढ़ के मुझे क्या समझ में आ रहा है। इसमें तो दिया है वो है कि द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एक पॉइंट पर मतलब एक एलिमेंट में कोई एक पॉइंट है जिस पे हमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस दिए हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि हमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट अ पॉइंट इन अ बार है जो कि एक तो टेंसाइल है और दूसरा कंप्रेसिव है। ठीक है चलो, और हमको रिजल्टेंट स्ट्रेस फाइंड करना है, रिजल्टेंट स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। डायरेक्शन मतलब एंगल बताना है ऑन अ प्लेन इंक्लाइन एट 60 डिग्री, और जिस ऑब्लिक प्लेन के लिए हमें ये सब बताना है वो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है टू द एक्सिस ऑफ द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है चलो, और हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ शियर स्ट्रेस भी बतानी है उस पॉइंट पर। तो मैंने जो भी गिवन थी वो सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी है यहाँ पे। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो कि नेगेटिव है क्योंकि सॉरी उल्टा हो गया, ये टेंसाइल होगा और ये कंप्रेसिव के लिए नेगेटिव और एंगल ऑफ द प्लेन जो हमारा ऑब्लिक प्लेन जो एंगल बना रहा है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस से वो है 60 डिग्री। तो मैं एक चीज़ इसमें बता देता हूँ क्योंकि पहला तो ये क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है मैं इसकी इंपॉर्टेंस लेवल में रेट करूँगा 7/10 ना कि डिफ़िकल्टी लेवल, क्योंकि इसमें बहुत सारे मतलब बेसिकली तीन तरह के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं जो कि हमें तभी समझ में आएंगे जब हमने अच्छे से पढ़ा होगा। तो इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने एक चीज़ बताई थी, एक कंसेप्ट वो बताया था, और एक चीज़ मैं अभी मतलब डिराइव करके बताऊँगा। और जो तीसरा वाला कंसेप्ट है वो मैंने वीडियो नंबर 3 में ये यूनिट को एक्सप्लेन करते हुए बताया था। तो ये अपना मुझे तो ये बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन लगा क्योंकि तो मैंने यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाया यहाँ पे क्योंकि हमें ना डायग्राम के लिए मतलब उतनी आसानी से मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है जिससे हम डायग्राम बना सकें यहाँ पे। तो आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ मतलब ये बता देता हूँ क्योंकि हमें वैसे भी बोला है कि एज्यूम सिचुएबली एनी मिसिंग डाटा। तो मतलब जो चीज़ें हमें बताई नहीं गई हों तो वो हमको एज्यूम करके चलनी है। तो पहली चीज़ तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ क्योंकि ये दिया है कि हमारा जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है एक पॉइंट पर लग रहा है अच्छा ये तो दिया है एक बार पे लग रहा है। तो बार हम मान लेते कोई रेक्टेंगुलर बार है। तो सपोज करो ये हमारी रेक्टेंगुलर बार है, ये तो एक चीज़ हो गई। अब सेकंड चीज़ दी है कि इस पर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस लग रहे हैं। तो ठीक है, तो प्रिंसिपल किसी मान लो कोई भी पॉइंट है बार का जिस पे प्रिंसिपल स्ट्रेस लग रहा है, तो हमको एक चीज़ तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होते हैं हमने पढ़ा है कि सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर दी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो ये एक कंसेप्ट हो गया हमारा। और हमको एक चीज़ और है कि द प्रिंसिपल स्ट्रेस पॉइंट इन अ बार आर कंप्रेसिव। हाँ, एक मुझे चीज़ एक और जो मैं बोल रहा था जो इम्पोर्टेंट अपना कंसेप्ट है कि जैसा कि यहाँ पे देखो तो एक तो हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया हुआ है। तो हमें पता है कि जब प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात होगी तो उस प्लेन पर लगता है जहाँ पर शियर स्ट्रेस 0 होता है। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में भी शियर स्ट्रेस कहीं नहीं दिया तो हम मानेंगे कि शियर स्ट्रेस 0 ही है। तो मतलब पूरे एलिमेंट पर शियर स्ट्रेस 0 है। हम सपोज कर लेंगे एक्स वाई पे पूरे एलिमेंट पर 0 है। अब ये मान लेते हैं अपना एक्सिस डिसाइड कर लेते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस, और यहाँ पे बाई एक्सियल स्ट्रेस कंडीशन बन रही है। ठीक है, तो अपना ऐसा होता है। मैं ये चीज़ बता देता हूँ अभी कि अगर जब हम शियर स्ट्रेस 0 होता है ना, तो चलो उसके पहले एक चीज़ हम एज्यूम कर लेते हैं कि जब शियर स्ट्रेस जो होता है हमारा 0 होता है तो जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं वो स्ट्रेस इन एक्स एंड स्ट्रेस इन वाई के इक्वल होते हैं। ये चीज़ें मैं इसको अभी बता देता हूँ। सपोज कर ये मान के चलो, और मैं लास्ट में इसको प्रूफ भी कर दूंगा। अपना जब सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अगर किसी को प्रूफ चाहिए होगा तो मैं प्रूफ कर दूंगा। अब हमें एक चीज़ और अपने से जूम करके चल रहे हैं क्योंकि हम मान लेते हैं कि स्ट्रेस एक्स एक्सिस पे हमारा प्रिंसिपल मेजर ये जो अपना
मेजर क्या है ये प्रिंसिपल स्ट्रेस, हाँ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्स एक्सिस पे होगा, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं की तरफ, और ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये चीज़ हमने अज्यूम कर ली। तो इसके बाद हमारा जो डायग्राम है फाइनली बना सकते हैं इस तरह से कि जैसे हमने सपोज कर लिया कि जो मेजर टेंसाइल स्ट्रेस है वो स्ट्रेस इन एक्स एक्सिस होगा। तो ये हमारा जो है ये टेंसाइल स्ट्रेस दिया है तो ये पॉजिटिव मानेंगे, तो ये कुछ 200 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और इसी तरह से दूसरी साइड भी इसको एक एरो से भी लिख सकते हैं। और उसी तरह से वाई एक्सिस पे हमारा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस वर्क करेगा। तो ये तो हमारा टेंसाइल है, ये कंप्रेसिव है एक्चुअली, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये 100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के इक्वल है। अब हमको यहाँ पे बोला गया है कि जो अपना डिटरमाइन द रिजल्टेंट स्ट्रेस इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अपना इस पे फोकस करो कि आप प्लेन, जो हमारा प्लेन है वो 60 डिग्री इंक्लाइंड है ऑन द एक्सिस ऑफ द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो ये अपना ये है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो इसका एक्सिस हो जाएगा ये, उसके परपेंडिकुलर ये एक्सिस हो जाएगा, और इस पर हमें 60 डिग्री का एक प्लेन बनाना है। तो मैंने एक प्लेन यहाँ पे बना दिया 60 डिग्री पे, ये 60 डिग्री पे एक मैंने प्लेन बना दिया यहाँ पे। वैसे अगर किसी के मन में ये डाउट आ रहा है कि मैंने इस प्लेन को इसी तरह से क्यों बनाया कि जैसा एक कॉर्नर इस पर जाके इस वर्टेक्स पर टच हो रहा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, मतलब बना तो कैसे भी सकते हैं अपन, बस हमको ना ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस से 60 डिग्री पे बनाना है। तो चाहो तो ऐसा बना दो, जाओ ऐसा बना दो, ऐसा कहीं पे पर भी बना सकते हैं, इस पर बस ये 60 डिग्री होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम ऐसा मान के चलते हैं क्योंकि मतलब ज़्यादातर मतलब ऐसा ही बनाया जाता है। तो बस हमारे डायग्राम बनते ही हाफ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बस ये डायग्राम ही हमारा मेन था यहाँ पे, और हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ फिर आगे की बात करूँगा। तो मैंने डायग्राम यहाँ पे बना दिया है, और मैं एक चीज़ और यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि देखो पहला तो आपको कोई किसी को डाउट ना हो, क्योंकि जैसे मैंने एक पॉइंट पे लगाया यहाँ पे लोड, देखो टेंशन एक पॉइंट पे मैंने, मतलब ये सिर्फ शो करने के लिए लगाया है, क्योंकि ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे लग रहा है, इसी पॉइंट पे आप चाहो तो मतलब सभी में बना सकते हो एरो, मतलब सिंप्लिसिटी के लिए मैंने ऐसा बना दिया। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, अगर किसी ने मतलब ये क्वेश्चन ध्यान से सोचा होगा इसके बारे में, तो उसको ये डाउट पक्का आया होगा कि जो हमारा जो स्ट्रेस है ना वो तो एक पॉइंट पे दिया है लग रहा है, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया कि मैंने पूरे मतलब बार के लिए बना दिया, पूरे एलिमेंट के लिए उस चीज़ बना दी है। उसका एक रीज़न है। देखो ऐसा क्या होता है कि रियल लाइफ में तो ये मतलब इम्पॉसिबल है, क्योंकि रियल लाइफ में ना ग्रेविटी आ जाती है। तो अगर स्ट्रेस इस पॉइंट पे हमको कोई एग्जाम्पल कोई कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है, एक एलिमेंट के लिए हम दे दिया कि इस एलिमेंट पे कोई एक कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा, तो इस पॉइंट पे जो कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है और इस पॉइंट पे लगेगा, उसमें डिफरेंस होगा ग्रेविटी के कारण, क्योंकि इस पे ऊपर वाले सभी पार्ट्स का भी लोड लगेगा ना, तो इस पर मतलब डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन हम जब क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे बुक्स वाले क्वेश्चन है, तो उसमें हम एक यूनिफॉर्म स्ट्रेस कंडीशन एज्यूम करके चलते हैं। तो मतलब जो एक पॉइंट पर है तो वो फेस पर भी हो रहा है, मतलब एक एलिमेंट के लिए एक्स एंड वाई डायरेक्शन पे जो स्ट्रेसेस दिए हुए हैं, तो हर एक पॉइंट के लिए भी एक्स एंड वाई डायरेक्शन में एक्स एंड वाई एक्सिस इंपॉर्टेंट है कंसिडर करना, तो उतना ही होगा। और ये मैं स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन एंड स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो हमने कोऑर्डिनेट एक पहले से डिसाइड कर लिया, तो कोऑर्डिनेट को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस ये अब आगे का, अब हम क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है, जो मतलब सेकंड पार्ट, जो मेन पार्ट मैंने बताया था वो करेंगे, तो वो हम रफ में करते हैं। तो ये हमको पूछा क्या देखेंगे, हमें पूछा है रिजल्टेंट स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड बताना है और उसकी डायरेक्शन बतानी है, और उसके बाद मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ शियर स्ट्रेस भी बताना है, बस तो ठीक है। तो हमें पता है रिजल्टेंट स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है। रिजल्टेंट स्ट्रेस का फॉर्मूला हमें पता है कि नॉर्मल स्ट्रेस का होल स्क्वायर और टेंजेंशियल स्ट्रेस का होल स्क्वायर होता है। तो नॉर्मल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस, हमें स्ट्रेस इन एक्स एंड स्ट्रेस इन वाई पता चल गया, तो हम ये भी निकाल सकते हैं। और हमें एंगल भी पता है एंगल यहाँ, और हाँ, और एंगल के लिए एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मैं बता देता हूँ, अगर कोई एंगल गलत ना कर,
अगर ये वाला एंगल यहाँ पे तो 60 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन असल में ये वाला एंगल हम फॉर्मूले में पुट नहीं करेंगे 60 डिग्री, क्योंकि जैसे मैंने कन्वेंशन में बताया था कि एंगल हमेशा हमने सपोज करके चल रहे हैं कि वर्टिकल फेस या वाई एक्सिस से लेंगे, ठीक है। तो अपना ये ट्राइंगल यहाँ पे अगर 60 डिग्री है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। अब इसको एक्सटेंड कर दो तो इसको भी एक्सटेंड कर दो तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये 30 डिग्री बनेगा, और ये हमारा वाई एक्सिस है तो ये हो जाएगा वाई एक्सिस से क्लॉक वाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री। और क्योंकि ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में तो हमने कन्वेंशन से इसको नेगेटिव माना था। तो बस मैं अब नॉर्मल स्ट्रेस, और अपने को नॉर्मल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है फॉर्मूला का यूज़ करके। तो वी नो दैट नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला लिख देता हूँ और टेंजेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला। तो मैंने ये नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला वीडियो नंबर 3 में बताया हुआ है, और मैं यहाँ पे फिर से इसको लिख देता हूँ। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो अपना शेयर स्ट्रेस जो 0 है तो ये वाला पूरा ये शेयर स्ट्रेस वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो मैंने फॉर्मूलेस लिख दिए हैं, और एक चीज़ है यहाँ पे ये फॉर्मूलेस ना ये तभी एप्लीकेबल होंगे ये वाले फॉर्मूले जब शेयर स्ट्रेस इन XY 0 है, नहीं तो ये हमको ये वाली शेयर स्ट्रेस वाली भी टर्म लिखनी पड़ेगी। तो बस इसमें बस वैल्यू पुट करना है, आप कुछ बचा नहीं है यहाँ पे। 200 प्लस माइनस 100/2 और 200 प्लस 100/2 और इंटू कॉस 2 इंटू माइनस 30 डिग्री। तो वैल्यूज पुट करने के बाद मेरा नॉर्मल स्ट्रेस आ गया पॉइंट पर 125 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और उसी तरह शेयर स्ट्रेस की फॉर्मूला करेंगे तो ये कितना है अपना 150 साइन ऑफ माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 150 इंटू साइन ऑफ माइनस 60 डिग्री, साइन ऑफ माइनस 60 डिग्री होता है। अब इसको इंटू से करेंगे 150 से तो -0.866 इंटू करने के बाद आ जाएगा -129.90 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बस अपना बस कंप्लीट होने वाला है। अब रिजल्टेंट स्ट्रेस आ जाएगा रूट ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस प्लस टेंजेंशियल स्ट्रेस का होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू होगी हमारी 180.27 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया क्वेश्चन का। अब लास्ट में छोटा एक चीज़ है कि हमको पूछा है रिजल्टेंट स्ट्रेस की डायरेक्शन भी निकालनी है इंक्लाइन प्लेन पे। हमको ना रिजल्टेंट स्ट्रेस की डायरेक्शन भी निकालनी है इंक्लाइन प्लेन पर। तो अब ये है कि ये थोड़ा सा मतलब एक मतलब कंसेप्चुअल पार्ट है कि कैसे निकालेंगे, और ये हमें तभी बनेगा जब हमने मोहर सर्कल को मतलब ड्रॉ करके अच्छे से देखा हो। तो मैंने ये मोहर सर्कल जब बताया था यही PYQ में, तो मैंने बताया था ये रिजल्टेंट स्ट्रेस है, और ये हमारा यहाँ पे लेंथ AD नॉर्मल स्ट्रेस है। तो जो हमारा जो एलिमेंट है तो इसमें यही नॉर्मल स्ट्रेस है जो हमारा वो है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो हमें चाहिए बेसिकली अपना ये थीटा, हमको ये थीटा फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला एंगल फाइंड करना है जो भी हो। तब अपने क्वेश्चन में तो उसको मैं थीटा की जगह दूसरा बोल देता हूँ, फॉर एग्जांपल फाई बोल देता हूँ। चलो से हमको फाई को फाइंड करना है। तो फाई कैसे होगा, हमें जब ये दोनों पता है तो हम बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे कि tan फाई का होगा अपना ये ED अपॉन AD। बस यही कंसेप्ट आना चाहिए, इसके बाद आ जाएगा हमारा आंसर। तो मैंने
तो द इंक्लिनेशन ऑफ द रिजल्टेंट स्ट्रेस विद द एक्सिस ऑफ द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और नॉर्मल इज इक्वल टू, क्योंकि नॉर्मल और मेजर प्रिंसिपल डायरेक्ट एक ही एक्सिस पे लाई कर रहे हैं इसलिए मैंने दोनों को सेम लिख दिया। तो हम ना tan phi अपना होगा जैसा मोहर सर्कल में जो दोनों साइड्स थी, तो परपेंडिकुलर वहाँ पे था टेंजेंशियल स्ट्रेस और नॉर्मल पे था, और सॉरी बेस पे था नॉर्मल स्ट्रेस। तो बस अब हमको तो ना फाई हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू, लिख देता हूँ यहाँ पे tan इनवर्स टेंजेंशियल स्ट्रेस है सॉरी टेंजेंशियल स्ट्रेस तो भी निकाला ना, -129.90 अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन 125। तो कैलकुलेटर में आंसर आ रहा है -46.10। मिनट्स एंड सेकंड में मैंने इसको लिख दिया। तो 5 आ गया हमारा। माने से रिप्रेजेंट कर रहा होगा शायद कि मेजर प्रिंसिपल एक्सिस से डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, या चाहो तो इसको पॉजिटिव में भी लिख सकते हो क्योंकि अपना एंगल है मतलब बेसिकली ये। और क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट है, ऑल्सो डिटरमाइन मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द शियर स्ट्रेस। तो हमको पता है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है वो होता है मोहर सर्कल के रेडियस के इक्वल। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस और मैक्स मोहर सर्कल के रेडियस के इक्वल। और मोहर सर्कल का रेडियस का फॉर्मूला हमको पता है कि σ1 माइनस σ2 अपॉन 2। तो बेसिकली यही इसमें जो वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 150 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली इसको लिख देते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मैंने यहाँ पे सिंबल में थोड़ी गलती कर दी। यहाँ पे शियर स्ट्रेस का सिंबल टाउ होता है ना, तो शियर स्ट्रेस हो जाएगा 150 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के इक्वल। तो हमारा आज सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हैं और ये क्वेश्चन मैंने कुछ ज़्यादा लंबा कर दिया, लगभग 20 मिनट कंप्लीट होने वाले हैं। ये वाला क्वेश्चन वैसे अगर सॉल्व करना चाहता था तो सिर्फ ये 4-5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते इस पर, लेकिन इसमें मतलब बहुत 3-4 तरह के अलग अलग कंसेप्ट्स आ गए थे, तो मैंने सोचा कि सबको बता देना चाहिए, इसलिए ये अपना क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया।